नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज चौधरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अतुल्य भारत ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के अध्याय 9 को लेकर आए हैं, भारतीय कृषि। विद्यार्थियों की काफ़ी समय से डिमांड आ रही थी कि सर कक्षा 10 के लिए भी कोई टॉपिक पढ़ाइए, तो आज हमारा टॉपिक है भारतीय कृषि। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और उसकी जनसंख्या का अधिकतम भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है। ठीक है, हमारा जो बोर्ड का प्रश्न पत्र होता है उसमें 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक तथा निबंधात्मक। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 नंबर के आते हैं और हमें सीधा सीधा उसमें फैक्ट पूछे जाते हैं, तो उन्हीं फैक्टों को कवर करते हुए हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान से तात्पर्य है कि यहाँ पर जो कृषि कार्य है वो प्रधानता के साथ किया जाता है। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि कार्य में लगा हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य में लगा हुआ है। तो भारत की कुल जनसंख्या का 54.6% भाग, ठीक है, ये आंकड़ा आपको याद रखना है कि भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग, 54.6% भाग प्रत्यक्ष का मतलब होता है साफ तौर पर। ठीक है, तो भारत की कुल जनसंख्या का 54.6% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य पर आश्रित है अथवा कृषि कार्य में लगा हुआ है। ठीक है, हमसे 1 नंबर के प्रश्न में यह पूछा जा सकता है कि भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य में लगा हुआ है। तो हम लिखेंगे कि भारत की कुल जनसंख्या का 54.6% भाग कृषि कार्य में लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिए क्या कि भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 17.4% भाग कृषि से प्राप्त होता है। यह प्रश्न भी हमसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि भारत की कुल सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 17.4% भाग कृषि से प्राप्त होता है। ठीक है, भारत में जो कृषि की जाती है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? जीवन का निर्वहन करना। जीवन के निर्वहन से तात्पर्य है कि हमारे जो दैनिक जीवन में जितनी भी आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? कृषि कार्य के द्वारा की जाती है। भारत में जो कृषि का रूप है वो परंपरागत है। परंपरागत तकनीकी के आधार पर किसान खेतों में क्या उगाते हैं? फसल उगाते हैं। जो फसल होती है वो खाद्यान्न के रूप में काम में ली जाती है और जो अतिरिक्त भाग होता है उसका, जैसे कितने भी जो हमारे घर में आवश्यक होगा उसको तो हम घर में रख लेते हैं और जो अतिरिक्त उत्पादन होता है उसको क्या कर दिया जाता है? बाजार में बेच दिया जाता है। बाजार में बेचने पर उससे क्या प्राप्त होती है? मुद्रा प्राप्त होती है और उस मुद्रा के द्वारा अन्य आवश्यकताओं की क्या की जाती है? पूर्ति की जाती है। तो देखिए, भारत में कृषि कार्य जीवन निर्वहन, ठीक है, जीवन निर्वहन से तात्पर्य है जीवन का निर्वाह करना या जीवन को पालना के लिए। ठीक है, तो जीवन निर्वहन के लिए किया जाता है जिसमें कृषक अपनी परंपरागत तकनीक के द्वारा कृषि भूमि पर उदर का मतलब होता है पेट भरना। ठीक है, उदर पूर्ति के लिए खाद्यान्न फसलों को उगाता है जिसमें अतिरिक्त उत्पादन को बेचकर अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां से हमारे 2 प्रश्न बन सकते हैं। पहला, भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है? तो कितना प्रतिशत? 54.6% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। ठीक है, और भारत की कुल सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है? तो 17.4% भाग कृषि से प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कृषि के विविध
रूपों पर। ठीक है, कृषि के विविध रूपों से तात्पर्य है कि कृषि कितने प्रकार की होती है। तो कृषि का जो वर्गीकरण किया गया है वो प्रमुख रूप से दो आधारों पर किया गया है। पहला है ऋतुओं के आधार पर तथा दूसरा है कृषि विधियों के आधार पर। ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण से तात्पर्य है कि किस मौसम या किस ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है। ठीक है, ऋतु मतलब जो हमारे होती है शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु। ठीक है, भारत में ऋतुएं प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटी गई है? 4 भागों में बांटी गई है। शीत ऋतु, शीत के बाद आती है ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु आती है, फिर शरद ऋतु आती है। ठीक है, तो किस मौसम में कौन सी फसलें उगाई जाती है वो वर्गीकरण है ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। तो ऋतुओं के आधार पर कृषि को 3 भागों में बांटा जाता है, खरीफ की फसल, रबी की फसल तथा जायद की फसल। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि किस ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है। ठीक है, और कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं जो उस ऋतु में उगाई जाती है। अब हम बात करें कृषि विधियों के आधार पर, तो कृषि विधियों के आधार पर कृषि को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। खाद्यान्न फसलें, व्यावसायिक अथवा औद्योगिक फसलें, बागानी फसलें तथा उद्यान फसलें। खाद्यान्न फसलों से तात्पर्य होता है वे फसलें या वह अन्न जो अन्न के रूप में हमारे काम में लिया जाता है, जिसको हम खाते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का, ज्वार, बाजरा। तो जो भी फसलें अन्न के रूप में या खाद्यान्न के रूप में काम में ली जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? खाद्यान्न फसलें कहा जाता है। व्यावसायिक अथवा औद्योगिक फसलों से तात्पर्य है ऐसी फसलें जिनका उद्योगों में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, उन्हें व्यावसायिक अथवा औद्योगिक फसलें कहा जाता है। जैसे गन्ना हो गया, गन्ने का उपयोग क्या किया जाता है? चीनी तथा गुड़ उद्योग में किया जाता है। कपास हो गया, कपास का उपयोग किसमें किया जाता है? सूती वस्त्र उद्योग में किया जाता है। तो ऐसी फसलें जिनका उद्योगों में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? व्यावसायिक अथवा औद्योगिक फसलें कहा जाता है। बागानी फसलें, बागानी फसलें क्या होती है? जिनके बड़े बड़े बागान होते हैं और एक ही फसल के बागान होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा चाय के बागान, कॉफी के बागान। ठीक है, तो ये सब हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उद्यान फसलें, जिनके क्या लगाए जाते हैं? उद्यान लगाए जाते हैं, जैसे फूलों का उद्यान, फलों का उद्यान। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत में कृषि के विविध रूप क्या हो गए? पहला ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण तथा दूसरा हो गया कृषि विधियों के आधार पर वर्गीकरण। हमारे लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में कृषि के विविध रूपों का वर्गीकरण कीजिए। तो हम इस प्रकार से एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं जिससे हमारा उत्तर आकर्षक लगेगा कि भारत में कृषि के 2 रूप पाए जाते हैं, पहला ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण और दूसरा कृषि विधियों के आधार पर वर्गीकरण। और इस प्रकार से आप यह वर्गीकरण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा जाता है, खरीफ की फसल, रबी की फसल तथा जायद की फसल। ठीक है, जब हम खरीफ की फसल की बात करते हैं तो खरीफ की फसल किसे कहा जाता है? ऐसी फसलें जो कब उगाई जाती हैं? जून जुलाई में। ठीक है, देखिए हमारे भारत में जो मानसून आता है या फिर जो वर्षा ऋतु है वह मध्य जून के पश्चात प्रारंभ मानी जाती है। तो जून माह के अंतिम सप्ताह में अथवा जुलाई माह के प्रथम सप्ताह तक वर्षा प्रारंभ हो जाती है। तो उस वर्षा ऋतु में जो फसलें उगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? खरीफ की फसलें कहा जाता है। ठीक है, तो खरीफ की फसलें उगाने का या बोने का जो समय होता है वो कौन सा होता है? जून तथा जुलाई माह होता है। जहां पे वर्षा पहले हो जाती है वहां जून में ही बो देते हैं, और जहां पे मानसून थोड़ा लेट पहुंचता है वहां पर जुलाई माह में फसलें बोई जाती है। तो खरीफ की फसलों के बोने का जो समय है वो क्या है? जून और जुलाई, तथा इनके काटने का समय है अक्टूबर तथा नवंबर माह। ठीक है, दिवाली के आसपास खरीफ की फसलों की क्या प्रारंभ हो जाती है? कटाई प्रारंभ हो जाती है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा,
कोई भी जो फसलें होती है उनको पकने और तैयार होने के लिए 4 से 5 माह की अवधि लगती है। तो जो फसलें जून तथा जुलाई में बोई जाती हैं वह कब काटी जाती है? दिवाली के आसपास काटी जाती है। माह पूछे तो अक्टूबर तथा नवंबर माह में काटी जाती है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि खरीफ की फसलों के 2 उदाहरण लिखिए या खरीफ की फसलों के 4 उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो खरीफ की फसलें कौन कौन सी है प्रमुख? तो ध्यान दीजिएगा, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, गन्ना तथा सोयाबीन, ये सभी फसलें क्या की जाती है? जून तथा जुलाई माह में बोई जाती हैं और अक्टूबर तथा नवंबर माह में काटी जाती है। ठीक है, अगर आपसे अति लघुत्तरात्मक में खरीफ फसलों के बारे में टिप्पणी पूछे, अति लघुत्तरात्मक से तात्पर्य 1 या 2 लाइन के प्रश्न जो 20 शब्दों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो खरीफ की फसलों में हम क्या लिखेंगे? बोने का समय जून से जुलाई, ठीक है, काटने का समय अक्टूबर से नवंबर माह, और प्रमुख फसलें कोई से भी उदाहरण जो आपको याद हो जाए, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, उड़द, मूंग, गन्ना इत्यादि, ये सभी किसके उदाहरण हैं? फसल किसके? खरीफ की फसलों के उदाहरण है। ठीक है, अब अक्टूबर और नवंबर माह में हमने खरीफ की फसलें काट ली। ठीक है, जैसे ही फसलें काटी जाती है उसी के साथ रबी की फसलों की बुआई की तैयारी की जाती है, खेतों को साफ किया जाता है। ठीक है, फिर उसके पश्चात क्या किया जाता है? रबी की फसलों को बोया जाता है। तो रबी की फसलों को बोने का जो समय है वो क्या है? अक्टूबर तथा नवंबर माह। ध्यान दीजिएगा अभी जो टाइम चल रहा है, जैसे अभी चल रहा है अक्टूबर माह, तो इस समय रबी की फसलें बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें दिवाली के आसपास काट ली जाती है और रबी की फसलें दिवाली के आसपास बोई जाती है। तो पहले खरीफ की फसलें काटी जाएंगी और फिर रबी की फसलें बोई जाएंगी। तो आपसे पूछा जाए कि रबी की फसलें कब बोई जाती है, तो अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है। फिर वही 4-5 माह उनको पकने के लिए या तैयार होने का समय चाहिए। तो फिर काटी कब जाती है? मार्च तथा अप्रैल माह में फसलें काटी जाती है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर माह में रबी की फसलें बोई जाती है और मार्च और अप्रैल माह में रबी की फसलें काटी जाती है। प्रमुख रबी की फसलें कौन कौन सी है? तो गेहूं, जौ, चना, सरसों, ठीक है, जीरा, धनिया, अफीम इत्यादि। ठीक है, तो आप कोई भी 2-4 उदाहरण याद कर सकते हैं। अभी सर्दियां हैं, देखिए आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मौसम के हिसाब से याद रखिए कि अभी दिवाली के आसपास का टाइम है। अगर आप मार्केट में भी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि क्या आ रही है? अभी मूंगफलियां आ रही है। ठीक है, तो मूंगफलियां कब आती है? दिवाली के आसपास मूंगफली आती है। तो कब बोई गई होगी? जून जुलाई में बोई होंगी, तभी अभी कटी होंगी। ठीक है, जब होली आती है तो होलिका का जो दहन होता है उसमें गेहूं की और चने की बालियां जलाई जाती है। ठीक है, तो वो कब जलाई जाती है? तो मार्च अप्रैल में जब होली आती है उस समय गेहूं और जो वो चने की फसल क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। तो बोई कब जाती है? अक्टूबर और नवंबर माह में गेहूं, जौ, चना, सरसों बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इन्हें काटा जाता है। ठीक है, खरीफ और रबी की फसलों के अलावा एक जायद की फसल भी ली जाती है। यह जायद की फसल कब बोई जाती है? फरवरी से अप्रैल माह के बीच में बोई जाती है और जून जुलाई तक इसको क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। जायद की फसलों के अंतर्गत हमारे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजे जो गर्मी में आते हैं। ठीक है, ये सभी किसकी उदाहरण है? जायद की फसलों के उदाहरण है। तो कब बोए जाते हैं? फरवरी और अप्रैल माह में बोए जाते हैं। जून तथा जुलाई माह में क्या करे जाते हैं? काटे जाते हैं। और प्रमुख उदाहरण की बात करें तो खीरा, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी इत्यादि इसके उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर फसलों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। खाद्यान्न फसलें, औद्योगिक अथवा व्यावसायिक फसलें, बागाती फसलें और उद्यान फसलें। ठीक है, खाद्यान्न फसलें किसे कहा जाता है? ऐसी फसलें जिनको हम खाने के रूप में या भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खाद्यान्न फसलें
कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं जिनका उपयोग खाने अथवा भोजन के रूप में किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, खाद्यान्न फसलें कहा जाता है। क्या क्या होती है खाद्यान्न फसलें, जैसे गेहूं, ठीक है, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सभी को हम क्या करते हैं, अनाज या खाने के रूप में काम में लेते हैं। तो ये इनके उदाहरण हो गए। खाद्यान्न फसलों के उदाहरण हम क्या लिख सकते हैं, चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार तथा बाजरा। अब आती हैं औद्योगिक अथवा व्यावसायिक फसलें। ऐसी फसलें जिनका उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, ऐसी फसलों को क्या कहा जाता है, औद्योगिक फसलें कहा जाता है। इनको उगाने के पश्चात इनको बेचने से क्या प्राप्त होती है, मुद्रा प्राप्त होती है। इनका उपयोग हम खाने के रूप में नहीं कर सकते हैं, बल्कि इनका जो उत्पादन होता है वो पैसे की प्राप्ति के लिए होता है। इस कारण इन्हें मुद्रादायिनी फसलें भी कहा जाता है। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि मुद्रादायिनी फसलें किसे कहा जाता है। तो ऐसी फसलें जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है सॉरी, मुद्रा प्राप्त होती है, या ऐसी फसलें जिनका उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ऐसी फसलों को क्या कहा जाता है, मुद्रादायिनी फसलें कहा जाता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन, ठीक है। यहां पर एक शब्द आया है तिलहन। तिलहन क्या होते हैं, ऐसी फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, तिलहन कहा जाता है। जैसे आप देख लीजिए सरसों, ठीक है, सरसों से क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। मूंगफली, मूंगफली से क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। सोयाबीन, सोयाबीन से क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। अलसी, तो ऐसी सभी फसलें जिनसे क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, तिलहन की फसलें कहा जाता है। तो व्यावसायिक अथवा औद्योगिक फसलों के अगर आपसे उदाहरण पूछे तो क्या क्या लिख देंगे हम, गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू तथा तिलहन की फसलें। और तिलहन की फसलों में भी आप उदाहरण लिख सकते हैं सरसों, मूंगफली, अलसी, सोयाबीन इत्यादि। इसके पश्चात तीसरा भाग है इसका, बागानी फसलें। बागानी फसलों से तात्पर्य क्या होता है, ऐसी फसलों के बड़े बड़े बागान होते हैं, बड़े बड़े बाग होते हैं। काफी विस्तृत क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है, जैसे कॉफी के बागान, चाय के बागान। ऐसी फसलों का उपयोग क्या पेय पदार्थों के रूप में किया जाता है, जैसे चाय है, चाय क्या काम आती है, चाय को हम पीते हैं। कॉफी, कॉफी क्या काम आती है, कॉफी पीने के काम आती है। तो ऐसी फसलें पेय पदार्थों के रूप में या फिर उद्योगों में काम आती है, ठीक है, औद्योगिक कार्यों में काम आती है। जैसे चाय के बागान, कॉफी के बागान, रबड़ और गरम मसाले, ये सभी किसके उदाहरण हैं, बागाती फसलों के उदाहरण हैं। चौथा जो हमारा भाग है वो है उद्यान फसलें। उद्यान फसलों के अंतर्गत फल तथा सब्जियों को सम्मिलित किया जाता है। उद्यान कृषि के अंतर्गत क्या होता है, फलों तथा सब्जियों के क्या होते हैं, उद्यान होते हैं, और इनके द्वारा क्या उगाई जाती है, फल तथा सब्जियां उगाई जाती हैं। अब हम खाद्यान्न फसलों के बारे में चर्चा करेंगे। खाद्यान्न फसलों में से आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी भी फसल का, जैसे गेहूं, चावल, ठीक है, मक्का, ज्वार, इनके बारे में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि कोई भी जैसे एक फसल दे देंगे, आप कहेंगे इनके लिए अनुकूल दशाएं बताते हुए प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। प्रमुख अनुकूल दशाएं, अनुकूल दशाओं से तात्पर्य होता है कि किस प्रकार की जलवायु दशाओं में यह फसल बोई जाती है, और प्रमुख उत्पादक क्षेत्र की कहां-कहां पर इसका उत्पादन प्रमुखता से या अधिक किया जाता है। तो खाद्यान्न फसलों में पहली हमारी फसल है गेहूं, ठीक है। गेहूं खाद्यान्न की एक प्रमुख फसल है। और गेहूं कब बोया जाता है, गेहूं की फसल को अक्टूबर तथा नवंबर माह में बोया जाता है। अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है, रबी की फसल कहा जाता है। तो पहली लाइन हम लिख सकते हैं कि यह रबी की प्रमुख फसल है, ठीक है। रबी की प्रमुख फसल कौन सी है, गेहूं है। और भारत में गेहूं का उत्पादन कहां पे किया जाता है, तो भारत में गेहूं का जो अधिकतम उत्पादन है वह उत्तरी भारत में किया जाता है।
तो उत्तर भारत के समशीतोष्ण भाग, देखिए समशीतोष्ण से तात्पर्य है ऐसे भाग जो न तो बहुत ज्यादा गर्म है और न ही बहुत ज्यादा ठंडे हैं, बल्कि क्या है, ठंडे और गर्म का मिश्रण है। तो समशीतोष्ण भागों में क्या क्या उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसके पश्चात औसत तापमान की बात करें तो यहां पर वर्षा नहीं, क्या आएगा, औसत तापमान है इसका 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य। आपकी पुस्तक में थोड़ा सा मिस प्रिंट और मिस टाइप है, आपकी पुस्तक में 100 से लेके 250 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा कि गेहूं के उत्पादन के लिए जो औसत तापमान है वो कितना चाहिए होता है, 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य के जो तापमान वाली दशाएं हैं यह गेहूं के उत्पादन के अनुकूल मानी जाती है। जब हम वर्षा की बात करते हैं तो औसत वर्षा 25 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक आवश्यक होती है और गेहूं उत्पादन के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी मानी जाती है वह हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी को माना जाता है। ऐसे तो गेहूं की फसल किसी भी मिट्टी में उगाई जा सकती है, लेकिन अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी। दोमट होता है दो मिट्टियों का मिश्रण। इसके बाद हम बात करें भारत में गेहूं उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र, तो भारत में गेहूं उत्पादन जो किया जाता है उसका एक बड़ा भाग, लगभग 70 से 75% भाग इन 3 राज्यों पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में किया जाता है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से क्रम से लिख सकते हैं कि भारत में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर, पंजाब में, सेकंड हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में आ जाएगा आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा बिहार। जब हम राजस्थान के संदर्भ में गेहूं के उत्पादन की बात करते हैं तो राजस्थान में गेहूं उत्पादन के जो प्रमुख जिले हैं वो कौन कौन से, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, ठीक है। तो ये जिले हम लिख सकते हैं। और जब हम विश्व के संदर्भ में बात करते हैं गेहूं उत्पादन की तो विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन चीन के द्वारा किया जाता है। दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कहते हैं, और तीसरे नंबर पर हमारे भारत का स्थान आता है, ठीक है। तो विश्व में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक चीन, यूएसए और फिर भारत में सर्वाधिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य में हम लिख सकते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा बिहार। इसके अलावा अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं अथवा हमारे उत्तर को और ज्यादा आकर्षक बनाना है तो आप छोटे छोटे मैप बनाकर भी उत्पादक क्षेत्रों को दर्शा सकते हैं। अगर हम बात करें भारत की तो इस प्रकार से आप एक भारत का नक्शा बना सकते हैं छोटा सा, ठीक है। और जब हम भारत में इनकी बात करें तो पंजाब कहाँ पे आता है, यहाँ पर पंजाब, इसके नीचे हरियाणा, ठीक है। ये वाला पूरा हिस्सा उत्तर प्रदेश, ये आ जाता है राजस्थान, ये आ जाता है मध्य प्रदेश और ये बिहार, ठीक है। तो ये जो उत्तरी भाग है भारत का, यहाँ पर गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। आप दर्शा सकते हैं, यहाँ पर पंजाब है, उसके पश्चात हरियाणा, इधर उत्तर पश्चिम में राजस्थान आ जाता है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में आपके मध्य प्रदेश आ जाएगा, पूर्व में उत्तर प्रदेश आ जाएगा और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में बिहार राज्य आ जाता है। तो ये प्रमुख क्या हो जाएंगे, भारत में गेहूं उत्पादक क्षेत्र हो जाएंगे। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का भी आप एक छोटा सा मैप बना सकते हैं, ठीक है। राजस्थान का छोटा सा मैप बनाकर हम बात करें श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, तो ये दोनों यहाँ पर उत्तर में स्थित है, यहाँ पर श्री गंगानगर तथा यहाँ पर हनुमानगढ़, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आ जाता है आपका भरतपुर और यहाँ पे आ जाएगा आपका अलवर, ठीक है। यहाँ पर जो आपके नक्शे में एक निशान लगा हुआ आता है, ये कौन सा जिला आता है, जयपुर।
तो इस प्रकार से आप मैप बनाकर भी अपने उत्तर को आकर्षक बना सकते हैं। देखिए, अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हैं, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको नक्शा भरना आना चाहिए। और वैसे भी परीक्षा में हमारे 6 अंकों का नक्शा आता है, तो आपको नक्शा भरना आना ही चाहिए। और नक्शा बनाने से, जो मैप बनाने से है, हमारा उत्तर क्या हो जाता है, ज़्यादा आकर्षक हो जाता है और हमें पूरे में से पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो अगर आपके गेहूं उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं और प्रमुख उत्पादक क्षेत्र पूछे, तो आप इस प्रकार से अपने उत्तर को फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या विशेषताएं हैं? तो पहली चीज, रबी की प्रमुख फसल है। उत्तर भारत में जो समशीतोष्ण क्षेत्र है वहां पे उगाई जाती है। तापमान की अगर हम बात करें तो 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा की अगर हम बात करें तो 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। मिट्टी कौन सी, हल्की दोमट और चिकनी मिट्टी। भारत के संदर्भ में उत्पादन की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा बिहार। राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, भरतपुर, अलवर। और विश्व के संदर्भ में बात करें हम तो चीन, सेकंड नंबर पे यूएसए और थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा भारत। और 2 मैप बनाकर हम इस उत्तर को आकर्षक बना सकते हैं।